हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। और ये आज का जो हमारा जो सेशन है वो कौन सा है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, L7। इससे पहले के सभी क्लासेस आपने पढ़ ली होंगी और उनके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे और उनका रिवीजन भी आपका चल रहा होगा। एक बार पुनः सभी बच्चों का इस आरंभ सीरीज में मैं वेलकम करता हूं। वे स्टूडेंट्स अपनी जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अपना फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एनसीईआरटी की तो पढ़ाई आप कर ही रहे हैं और जहां भी आप ये पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, वहां आपने नोट्स बनाए होंगे। चाहे अपने स्कूलों में ज्यादातर चैप्टर हो गया होगा आपका या कहीं चल रहा होगा स्कूल में, तो आपको अपने ही नोट्स में उसी में ही नई बात जो आपको दिखती जाए वहां पर आप नोट कर लें, या अलग से आप रजिस्टर लेकर उसमें भी आप इनको नोट करते जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज देखिए, आज के सेशन में भाई हम क्या करने वाले हैं? भाई आज के सेशन में बात करेंगे हीट और हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हीट और हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। हीट की तो सर पहले भी करी थी, भाई बिल्कुल पहले भी कर चुके हैं। हीट की हम बात कर चुके हैं। भाई ये दिमाग में आपके जो बात आ रही है, इसका मतलब आपने पढ़े हैं क्लास पहले, आपने पढ़ रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। हीट की बात हम कर चुके हैं। हीट से रिलेटेड क्या है? हीट कैपेसिटी। मैं इसको इससे इंटरलिंक करूंगा। हीट कैपेसिटी और हीट को आपस में इंटरलिंक करते हुए हम पढ़ेंगे। हीट आपने पढ़ लिया, हीट, और अब बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। हीट क्या होता है ये मैं एक बार डेफिनेशन आपको लिंक कर रहा हूं यहां से। हीट क्या है सर? हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। ये भाई बहुत बढ़िया बात पढ़ रखी है आपने। क्यू से करते हैं, ये आपको पता है। और क्या होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यही तो होता है हीट में। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में होता है एनर्जी का। एट द बाउंड्री पर होता है ऑफ ए सिस्टम, टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ट्रांसफर क्या होता है ये आपने देख लिया। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। और कहां पर होता है? बाउंड्री पर होता है, बिटवीन सरफेस और बिटवीन सराउंडिंग, और कहां पर होता है? सिस्टम के बीच होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है सर, ये बात अच्छी तरह पता है। अब यहां पर देखिए, ये भी बात पढ़ रखी है आपने, लिखना नहीं है, ये आपने नोट कर रखा है। ऑटोमेटिकली होता है हीट का ट्रांसफर, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है सर, ये बात भी हमने पढ़ रखी है। और वर्क क्या था? मैकेनिकल वे था सर। और आपने बताया था हीट क्या है? नॉन मैकेनिकल वे है। हीट क्या है? नॉन मैकेनिकल वे है। नॉन मैकेनिकल वे है हीट का ट्रांसफर। किसके रूप में? जो है हम बात कर रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर हीट की फॉर्म में, क्या है? नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। और ये फंक्शन कैसा है? ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन की बात करते हैं यहां पर, तो ये बात भी आपको पढ़ता है। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं, ये आपने पढ़ रखा है। और क्या पढ़ा है इसमें और मैं बता देता हूं। ये आपने पढ़ा था, हमने बताया था, डिस्कशन किया था कि ये सर कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, बिल्कुल ये सिस्टम है सर। बाहर क्या है? सराउंडिंग है सर, बाहर सराउंडिंग। इससे क्यू हीट ये ले सिस्टम कहां से लेगा? सराउंडिंग से लेगा, यही तो होगा यहां पर। और क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यहां लिख देता हूं, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यहां लिख लें T1 है। क्या है? यहां लिख देता हूं T1। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ये क्या है? T1। और T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम।
फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है। दो टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ हीट देने से पहले इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना था, T1 था, और जब हमने इसको हीट दे दी, यहाँ कितना था, सही कर देते हैं, ये T1 था। आफ्टर Q हीट लेने के बाद इसका टेम्परेचर भाई चेंज हो गया, और बिल्कुल होगा, जब हीट ले लेगा तो टेम्परेचर चेंज हो गई। तो क्या हो गया, ये T2 हो गया टेम्परेचर के बाद। तो T1 T2 हो गया, डेट मीन्स जो Q है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, डेल्टा T होगा। Q प्रोपोर्शनल क्या होगा, डेल्टा T होगा। और मैं कह सकता हूं कि डेल्टा T क्या है, डेल्टा T कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, बिल्कुल हो गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर CT डेल्टा T, ये बात हमने पढ़ी थी, और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बात आपने पढ़ी ली थी, Q बराबर CT डेल्टा T, और ये नया कंसेप्ट आ गया CT, ये सर हमने पढ़ रखा है, डेट इज ये CT क्या है भाई, यहां लिख देते हैं, CT क्या है, हीट कैपेसिटी, डेट इज हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी है, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है CT, ये हीट कैपेसिटी बोला जाएगा CT को, ये हीट कैपेसिटी है। यदि टेम्परेचर में डिफरेंस 1 डिग्री का हो, यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो, 1 डिग्री हो, या CT बराबर आपको निकालना हो, पहले इसको देख लें, CT बराबर क्या हो गया, Q अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। सर ये बात हमें अच्छी तरह आती है, इतना हमें मत समझाओ सर, मुझे पता है इतना समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये हो गया CT बराबर क्या हो गया, डेल्टा T हो गया। इसमें किसी को दिक्कत, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर में यदि डिफरेंस 1 डिग्री का आ जाए, कितना आ जाए, डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, F क्या लिख दूं, इफ डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन हो, या Q बराबर क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि 1 डिग्री से हम इसमें चेंजेज करें, टेम्परेचर में 1 डिग्री से चेंजेज करें, तो जितनी हीट होगी हमारी, जितनी हीट देनी होगी 1 डिग्री चेंजेज करने के लिए, वो CT के बराबर होगी। ये बात समझ लें कि 1 डिग्री से टेम्परेचर में चेंजेज करें, तो जो हीट होगी, जो हीट देनी होगी 1 डिग्री चेंजेज करने के लिए, 1 डिग्री केल्विन या सेल्सियस, तो वो क्या होगी, CT के बराबर होगी। क्या नया कंसेप्ट ही निकल कर आ गया सर, बहुत बढ़िया, कि टेम्परेचर में 1 डिग्री आप चेंजेज कर दें, तो जो हीट नीड होगी आपको, डेट इज हीट कैपेसिटी होगी। आज इसी को ही हमको पढ़ना है, हीट कैपेसिटी को, कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, यही आज हम पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी को कैसे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि हीट कैपेसिटी क्या है, कि टेम्परेचर में 1 डिग्री से हम चेंजेज करें, तो जितनी हमें हीट की नीड होगी, वो डेट इज द हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी होगी। नहीं बनाया है तो भाई इसको भी आप नोट कर लें, बना लें, इसको भी बना लें। अब यहां पर देखिए, अगली बात करते हैं। अब इसकी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन समझ लें। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और सब्सटेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यही तो बात कर रहे थे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, और 1 डिग्री से चेंजेज हो रहा है यहाँ पर। क्या 1 डिग्री आपको इंक्रीज करना है टेम्परेचर सिस्टम का, किसी बॉडी का, आपको पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का, कंपाउंड का, तो हम क्या कहेंगे, जितनी आपको हीट की नीड होगी, हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, डेट इज नोन एज
क्या कहलाएगी, आपकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे, इट इंडिकेट हाउ मच हीट ए मटेरियल कैन स्टोर एंड हाउ रेजिस्टेंट इट इज टू टेम्परेचर चेंज। यही हमारी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। ये हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन यहां से यहां तक आप नोट कर सकते हैं, हमारे काम की है कि 1 डिग्री जो है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस नॉन एज हीट कैपेसिटी। ये आपने कर लिया, इतना कर लिया। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। अब यहां पर देखिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है सर, Q बराबर, ये तो पढ़ा, यही तो हमने पढ़ा, Q बराबर क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है आपने, Q बराबर CT डेल्टा T, ये पढ़ा। Q बराबर क्या पढ़ा है हमने, CT डेल्टा T पढ़ा है। और यदि स्मॉल चेंजेज हों, इफ, यहां ऐसे लिख देता हूं, फोर, ये यहां लिखता हूं, फोर स्मॉल चेंजेज, मैं क्या लिखूंगा, DQ बराबर CT DT। स्मॉल चेंजेज के लिए लिखूंगा DQ बराबर CT DT, और CT बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, DQ अपॉन DT। क्या लिखेंगे, DQ अपॉन DT लिखेंगे, इतना आप लिख लें। CT बराबर क्या लिखेंगे, DQ अपॉन DT लिखेंगे, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, CT बराबर ये क्या लिख दूं, Q अपॉन DT, ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, एक ही बात है, CT बराबर Q अपॉन DT, ऐसा भी हम लिख सकते हैं स्मॉल चेंजेज के लिए। ये बात हमने सीख ली यहां पर आज। अब यहां पर देखो, जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी की बात हमने कर ली, CT बराबर Q अपॉन DT होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। और लार्ज चेंज होंगे तब हम क्या लिख देंगे, इसको डेल्टा T लिख लेंगे। ये दूसरी बात यहां समझे, हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी इसको किससे डिनोट किया जाता है सर, कैपिटल C। इसको C से नोट करेंगे हीट कैपेसिटी को, या हम क्या लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, इस तरह CT भी लिखा जा रहा है हीट कैपेसिटी को। दूसरी बात, अब आप ये बात बताइए भाई कैसा फंक्शन है सर, ये पाथ फंक्शन है, आपको पता है ये क्या है, पाथ फंक्शन है। पहली बात, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन है, और क्या है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर, it depends on nature, size and composition of the system or substance। किस पर डिपेंड करेगी ये, इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर, साइज, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम और सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी। जब ही तो ये क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी। जब इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए बोली जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए बोली जाती है, डिपेंड्स ऑन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम और सब्सटेंसेज। इसको भाई एक बार आप
नोट कर लें, तब मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। कर लिया भाई नोट? बहुत बढ़िया। ये बात आपने समझ ली कि पाथ फंक्शन है, हीट कैपेसिटी, और क्या बात बताई थी पाथ फंक्शन में? एक दो प्रॉपर्टी और बता रखी है आपको, हीट कैपेसिटी है, वर्क है, और क्या है सर, हीट है। ये सब पाथ फंक्शन है सर, ये भी क्या है, पाथ फंक्शन ही कहलाते हैं। ये बात हमने पढ़ रखी है, ये आपने बता रखा है सर, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए, ये आपने पढ़ लिया, डी क्यू बराबर क्या आया अभी हमारा, डी क्यू बराबर आया सी टी डी टी आया स्मॉल चेंज के लिए। डी क्यू बराबर क्या आ गया, सी टी डी टी आया। फॉर लार्ज चेंज, फॉर हम क्या करें, फॉर लार्ज चेंजेज, इंटीग्रेट कर दें इसको, इंटीग्रेटेड, लार्ज चेंज के लिए क्या कर दें, इंटीग्रेटेड कर दें, कर दो। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी टी डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और इसको क्या लिखूंगा, सी टी डी टी। T1 से T2 लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब देखिए यहां पर दो स्थितियां डेवलप होंगी, दो स्थिति सर कैसे डेवलप होंगी। पहली कंडीशन क्या है, देखो दो कंडीशन डेवलप होंगी यहां पर। क्या कंडीशन डेवलप होंगी, दो। व्हेन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन अपना सी टी क्या है, कांस्टेंट हो, सी टी क्या हो, कांस्टेंट हो। पहली कंडीशन, सी टी कांस्टेंट करूंगा तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, बोलना भाई, क्यू बराबर आ जाएगा, सी टी को बाहर ले लिया, T1 से T2 और dt, ये आ गया। सी टी आप कांस्टेंट करेंगे, सी टी को जैसे ही कांस्टेंट करेंगे तो सी टी बाहर ले लिया यहां से, और इंटीग्रेशन किसका, T1 से T2, ये डेल्टा टी हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, Q बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा टी, Q बराबर सी टी डेल्टा टी, ये आ जाएगा इसका। इसको थोड़ा सा सही कर दो, यहां लिखना चाह रहा हूं मैं, Q बराबर क्या आ गया, सी टी, और जब दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर, सी टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो तो इसको क्या लिखोगे, Q बराबर क्या आ जाएगा, T1 से T2, T1 से T2 और सी टी डी टी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे आप लिख लें इसको भाई, इस प्रकार से लिख लें, ये ऐसे लिखा जाएगा। लिख लिया, बहुत बढ़िया बात है। ये सारी बातें हमने समझ ली बढ़िया ढंग से। हीट कैपेसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म हमने समझ ली, हीट कैपेसिटी की। अब यहां पर आगे चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। हेडिंग लगा लें, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। फर्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब मैं कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी तो क्या है, सीटी, ये सर हीट कैपेसिटी है। और जब मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो इसको किससे डिनोट करूंगा, सीएम। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो सीएस से रिप्रेजेंट करूंगा, और खाली कई बार एस भी लिख देते हैं। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी,
और इस पर किसकी बात करेंगे, CV की बात करेंगे, इसको भी नोट कर लें। तो ये बात कर लिया आपने। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, भाई इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 करके इनको हम स्टडी करेंगे कि इसकी पहली बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको समझें। इसको हम लिखते हैं CS से लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। पहली बात, हीट कैपेसिटी का मतलब आप समझ गए, सब्सटेंस का, किसी बॉडी का, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। कोई सिस्टम है, कोई हमारा सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना है तो वो क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। अब जब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट मीन्स अब हम स्पेसिफाई करेंगे, हमारा सब्सटेंस स्पेसिफाई करेंगे कितना लेंगे। अब मैं बात करूंगा 1 किलोग्राम सब्सटेंस है आपका, अब स्पेसिफाई कर दिया। पहले तो हम कह रहे थे कोई भी सिस्टम है उसमें ये नहीं कह रहे कि कितने किलोग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना था। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 kg आपने ले लिया, 1 किलोग्राम आपने ले लिया सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर भाई आपको 1 डिग्री से रेज करना है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। वहां आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यही डेफिनेशन भाई यहाँ पर लिखी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या बात समझ में आ गई क्या आपके? ये बात जो मैंने बताई है कि ये दिमाग में बैठी क्या। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमने स्पेसिफाई कर दिया, 1 kg का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी कहलाती है। और इसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट किससे करेंगे, CS से। आराम से समझे सारी चीजों को। अब यहां पर देखिए हीट कैपेसिटी की बात हम कर रहे थे भाई, हीट कैपेसिटी जो है हम इसको किससे डिनोट करेंगे, CS बराबर क्या होगा, dQ अपॉन, अब क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, dQ बराबर M इंटू क्या लिखूंगा, DT। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इक्वेशन नंबर 1 आप इसमें डालिए। हीट कैपेसिटी आपने पढ़ रखा है, ये क्या पढ़ रखा है, CT बराबर सर dQ अपॉन DT होता है। अब जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो यहां हमने M क्या ले लिया, डेट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस कहलाएगा। M क्या है आपका, डेट इज M नोट कर लें, M डिनोट कर दें कि M क्या है भाई, मास ऑफ सब्सटेंस, डेट इज मास ऑफ सब्सटेंसेस। ये क्या कहलाता है, M कहलाता है मास ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, CS बराबर dQ M इंटू DT। अब इसकी मुझे यूनिट बता दो भाई, यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, बता सकते हो क्या? देखो फॉर्मूला ये बन गया, फॉर्मूला ये अभी लिखा, CS बराबर dQ अपॉन M इंटू DT। अब मैं बात करूं आपसे भाई, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट बोलना भाई, Q की क्या होगी सर, इसकी तो जूल होती है, जूल हमने पढ़ रखी है सर, जूल पढ़ रखी है, कैलोरी जूल ये है, जूल लिख देता हूं, जूल। मास की सर किलोग्राम, तो kg इनवर्स, T की सर केल्विन इनवर्स कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, केल्विन इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये इसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई। और dQ बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, CS M DT ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए।
यदि आपने ये वाला सीख लिया तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली आ गया। इस पर इक्वेशन नंबर 2 हम दे सकते हैं। डी क्यू बराबर क्या हो गया भाई, सी एस एम डी टी हो गया। डी क्यू बराबर सी एस एम डी टी हो गया। ये कंसेप्ट अपने समझ में आ जाना चाहिए, ये कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। और ये बात समझ में आ रही है तो सारी बातें आपके समझ में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहां पर भी अब 2 ही केस बना दें, इसमें भी कर देंगे। यहां पर देखो, ये आपने पढ़ लिया डी क्यू बराबर एम सी एस डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दें डी क्यू बराबर एम सी एस डी टी। तो हम लिख सकते हैं क्यू बराबर T1 से T2 एम सी एस डी टी। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पहले की तरह 2 केस कर लो, क्या 2 केस यहाँ पर बना लो। क्या बना लें, फर्स्ट आप ये कर लें, फर्स्ट केस व्हेन सी एस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट कर दें, एम तो फिक्स है, कांस्टेंट ही है, ये क्यू है भाई, इसको सही कर लेना, कांस्टेंट कर दूं इसको तो क्यू बराबर एम सर सी एस और डी टी T1 से T2, इसका डी क्यू बराबर क्या होगा, एम सी एस डेल्टा टी आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर यही आने वाला है, यही आएगा सर, ये बन गया। और दूसरी बात ये है सर, क्या है बेटा दूसरी बात ये है इसमें, सेकंड बात क्या है, सी एस जो है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो Q बराबर मैं क्या लिखूंगा, Q बराबर M तो कांस्टेंट आपने कर ही रखा है T1 से T2 और CS dt, T1 से T2 CS dt, ये हम लिखेंगे इसको, इतना आप नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। अब चलिए अगली बात की तरफ चलते हैं। तो एक हीट कैपेसिटी हमारी हो गई है कंप्लीट, कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने बात कर ली। ये मैंने बताया था यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो टाइप्स की बात कर रहे हैं, पहले हमने बात करी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी, डेट मीन्स 1 kg अब आपने सब्सटेंस आपका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में समझें। अभी देखिए इसको भी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। देखिए अभी हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या है, 1 मोल सब्सटेंसेस ले लिया। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी थी तब आपने अमाउंट कितना लिया था बच्चों, 1 kg लिया था। और मोलर हीट कैपेसिटी की जब हम बात करेंगे तो अमाउंट अपना कितना लेंगे, 1 मोल सब्सटेंसेस लेंगे। डेट मीन्स 1 मोल सब्सटेंसेस आपने लिया तो उसकी आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए जितनी हीट की नीड होगी, डेट इज क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। बात आई क्या नहीं समझ में। मैंने अमाउंट यहां पर कितना लिया है, 1 मोल का जब टेम्परेचर इंक्रीज आपको करना है 1 डिग्री या 1 सेल्सियस से, तो वो क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी आपकी कहलाता है। ये बात हमें यहाँ पर देखनी है, यही डेफिनेशन लिख रही है। मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन।
कि मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंसेस लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और इसको भाई किससे लिखते हैं सर, सीएम से लिखते हैं, ये आपने बता दिया था। यहां पर सीएम का बराबर क्या हो जाएगा, सीएम बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, डी क्यू अपॉन, अब मोल की बात करूंगा तो एन इंटू डी टी, एन इंटू डी टी लिख देंगे और इसको हम इस तरह करेंगे। यहां एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ सब्सटेंस, नंबर मोल्स ऑफ सब्सटेंसेज है, एन क्या है, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेज, हमारा एन कहलाता है। तो ये बात यहां पर करेंगे कि, और ये बात तो आपको पता ही है, बाकी की इसका फॉर्मूला लिख लें, आगे देखते हैं। सी एम बराबर क्या हो गया, डी क्यू अपॉन एन डी टी हो जाएगा। और डी क्यू लिखना हो तो इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं, डी क्यू आप लिख सकते हो क्या, एन सी एम डी टी हो जाएगा सर, एक नंबर देता है इसको, ये हो जाएगा, नोट कर लो इसको भी, आपका ये हो जाएगा डी क्यू बराबर एन सी एम एन डी टी। चलिए आगे देखिए, ये अभी हमने निकाला डी क्यू बराबर क्या निकाला, एन सी एम डी टी निकाला सर, ये अभी हमने करा। इसका इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर एन सी एम डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू डी लिखा जाता है, क्यों, क्यू बराबर क्या लिख दो, इसको ऐसे लिख लें आप, इंटीग्रेशन T1 से T2 एन सी एम डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना लें, ऐसे बना लीजिए, T1 से T2 एन सी एम डी टी, ये आप बना लें भाई, इसको नोट कर लें, यहां तक कर लें, कर लिया ये आपने नोट, यहां तक कर लिया। अब यहां पर देखिए, अब इसके भी हम दो केस बनाएंगे, कैसे, अगले स्लाइड पे लें क्या, ले सकते हो सर, चलो अगली बात ध्यान देखो, ये लिखा Q बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन, ये लिखा है T1 से T2 एन सी एम, दो केस कर देता हूं, ये बिल्कुल सिमिलर है सारी चीजें, यदि आपके बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल सिमिलर है। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि सीएम क्या क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। दूसरा केस क्या है, सीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है। और पहला केस ये था, अब देखो कांस्टेंट, एन तो कांस्टेंट ही है, मोल तो क्यू बराबर क्या हो गया, एन सी एम कांस्टेंट कर दिया, T1 से T2 और dt कर दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू बराबर ये लिख सकते हैं एन सी एम डेल्टा टी लिख सकते हैं सर, ये आ गया। यहां पर क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो क्या लिखूंगा भाई, Q बराबर मोल आपके कांस्टेंट हैं, T1 से T2 और CM dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CM dt लिखा जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लें। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई, बिल्कुल सेम प्रोसीजर कराए, हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी आपने देख लिया कैसे लिखे जाते हैं, दो प्रकार की बात करी थी अभी आपने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इनकी बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे,
एक मिनट, अब बात हम करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड जो है। अब आ जाओ, आज कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, उनकी भी बात कर लेंगे, क्वेश्चंस की भी करेंगे सर। हाँ देखिए यहां पर देखिए, अब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम की बात करते हैं। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अभी समझा देता हूं। फॉर गैसेस, गैसेस की बात करेंगे, हीट कैपेसिटीज ऑफ टू टाइप्स की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो बात करेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पर क्या कहलाती है, सीपी कहलाएगी, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे सीवी कहलाएगी। यहाँ पर देखें कि पहली बात ये लिखिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी। सी तो हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी कर दिया, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या कर दिया, प्रेशर, तो ये क्या कहलाती है, सीपी कहलाती है। कहाँ दिक्कत आ रही है, सीपी और सीवी हो गया। अब यहां पर देखिए इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है इसमें सर, रिलेशन की बात मत याद दिलाया करो, हमारे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं सर। रिलेशन में हम सर इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल जब रिलेशन की बात आ जाती है तब इमोशनल हो जाते हैं सर। यहाँ पर देखिए, चलो भाई नहीं याद दिलाऊंगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ये वाला रिलेशन याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या है, आर है। आर क्या आ गया सर, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, आर मनने कुछ नहीं है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट बेटा, कई बार आपने पढ़ लिया है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट कहलाता है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, और सीपी बराबर क्या होगा, सीवी प्लस आर, मतलब सर सीपी का मान तो ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑलवेज क्या लिखेगा यहाँ पर, ऑलवेज सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा सर, सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, सीवी होगा। भाई ये आपको बात याद रखनी है, इतनी बात नोट कर लें, तो फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये सर हमने नोट कर लिया, ये नोट करते जा रहे हैं सर साथ के साथ। अब ये आपने हीट कैपेसिटी पढ़ लिया, अब कुछ बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की उसकी बात करेंगे। चलिए मैं कुछ आपको सवाल करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ स्लाइड में मिलेंगे, आपको मिलने चाहिए, कौन सा वाला, यस ये करें पहले, ये देखिए, how much energy is needed to raise the temperature of 0.20 kilogram of cooking oil by 50 degrees Celsius if the specific heat capacity of this oil is 1800 joule per kg degree Celsius। क्या कह रहा है कि how much energy is needed, that means Q पूछ रहा है, Q बराबर क्या होता है सर, ये हमने ms डेल्टा टी पढ़ रखा है। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, m का वेट आपको दे रखा है, m दे रखा है 0.20 kg, ये दे रखा है, और आपको डेल्टा टी दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, और हीट कैपेसिटी ये सी एस है ना, सी एस आपको दे रखी है 1800 दे रखी है। भाई तीनों को वैल्यू पुटअप कर दो और आंसर अपना बना लो, क्या बन जाएगा भाई, कर लो भाई। क्यू तो निकालना है बेटा, एम क्या है 0.20 सर, ये सी एस कह दें इसको, एक ही बात है, ये कितना 1800 और ये कितना है सर 50, क्यू की वैल्यू निकाल लो
18,000 जूल आएगी क्या? बिल्कुल सर, 18,000 क्या आएगी? जूल आनी चाहिए। ये नोट कर लें, 18,000 जूल नोट कर लें। कर लिया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और देखेंगे, एक बढ़िया सवाल था। यहां पर देखिए, यहां इसको भी कर सकते हो। द टोटल heat energy utilized for increasing the temperature by 4 Kelvin 4 Kelvin in a 3 किलोग्राम सब्सटेंस से आपको दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको दे रखा है 4 केल्विन दे रखा है, और मास दे रखा है 3 kg दे रखा है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट हमको निकालनी है, और जो एनर्जी क्यू दे रखा है 100 किलो जूल दे रखा है। तो क्यू बराबर क्या होता है? एम गुणा सी एस इंटू डेल्टा टी। आपको निकालना क्या है? ये वैल्यू आपको दे रखी है सारी, आपको निकालना क्या है? सी एस निकालना है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। पुटअप कर दे भाई, 4 इंटू 3 इंटू 100। देखना भाई, सी एस क्यू बटे एम डेल्टा टी। देखो भाई करके, क्यू बटे एम डेल्टा टी करके देखना भाई। करा के भाई सर, टेम्परेचर 4 केल्विन है, एम दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 3 kg, क्यू 100 दे रखा है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, और सी एस आपको निकालना है क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा। क्यू कितना है सर? क्या? अरे अरे सर, ये गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ हुई है सर। आज क्या चाय नहीं पी लगती है सर आपने, आज ये गड़बड़ करी है सर, ये गड़बड़ हुई है आज। क्या गड़बड़ हुई है? अभी सही कर देते। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 100 है, और एम कितना है? एम कितना है? 3 है सर, और डेल्टा टी 4 है सर। 100/12 कर दे, अब आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 100/12 कर दें, अब आंसर कितना आ जाएगा? बोलना भाई, 8.3 के समथिंग आ जाएगा पर किलो जूल। क्या लिखा होगा? पर केल्विन, पर किलोग्राम, और पर केल्विन, ये हो जाएगा, ये आएगा, ये आना चाहिए सर। बिल्कुल सही है भाई, यही आएगा। और देख ले भाई, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा है जो काम के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी बात करूंगा मैं। ये देख भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, पढ़िए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है। 3 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दिया फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इज 4.5 किलो जूल। फाइंड द मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। दोनों इसने पूछ ली। देखो पहले क्या क्या आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है उसको देखें। गिवन क्या है? मास 3 ग्राम है, इसका है एल्युमिनियम का मास गिवन है। टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? डेल्टा टी निकाल लूं क्या मैं? डेल्टा टी निकाल लो सर, 30 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी निकाल लिया। हीट रिक्वायर्ड, हीट क्या है? क्यू सर, क्यू भी लिख दो, क्यू आपने लिख दिया 4.5 किलो जूल। अब तो निकाल सकते हो। स्पेसिफिक हीट निकालो पहले, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू बराबर क्या होता है? एम गुणा सी एस गुणा डेल्टा टी, और सी एस बराबर क्यू अपॉन एम गुणा डेल्टा टी। क्यू आपका भाई कितना है? 4.5 है सर, किलो जूल 4.5 है ना ये। एम कितना है? 3,
और इसको जूल में बनाओगे तो क्या बनेगा, 10 की 3 से गुणा कर दो, जूल m 5 कर लो। इसको कर लें, बिल्कुल करिए, इसको करिए, कितना आंसर आएगा। 300 आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको क्या और निकालना है, cm और निकालना है। cm का फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन क्या लिखूं, n गुणा डेल्टा टी। q आपका कितना है, q था आपका 4.5 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी 5 था। n निकालो, मोल कैसे निकालते हैं, मोल भाई कैसे निकालेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। अब यहां पर देखिए n बराबर, गिवन मास कितना है आपका, 3 ग्राम है क्या, बिल्कुल सर। मोलर मास 27 होता है, तो 1/9 आ गया क्या सर, 1/9 आ गया। इसकी वैल्यू 1/9, इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर लो भाई, 1/9 को, ये कितना आ जाएगा, 8.8, ये आंसर इसका आने वाला है। तो ये आंसर इस प्रकार से अपन अप्रोच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक और कर लें, द मोलर हीट कैपेसिटी, यहां देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस, वाटर इक्विलिब्रियम में है विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहता है, वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, H2O सॉलिड, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। जब इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो Q बराबर, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब Cm बराबर Q अपॉन T इंटू N होती है डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, 0 का भाग दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आज आपने समझा दिया, इसको समझा दिया भाई, हीट कैपेसिटी की कंप्लीट बात कर ली, हीट की बात कर ली, हीट कैपेसिटी की बात कर ली, इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चंस भी देख लिए, आपने इनको भी कर लिया। ये सब बातें आज हमने कर ली। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा है और आपने बढ़िया ईमानदारी से मेहनत करी है इस पर और बढ़िया ढंग से आपने सीखा है। तो लगातार आप सीखते रहें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।